नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। तो हम आज फिजिक्स पढ़ने जाएंगे और क्लास 9th का चैप्टर 1 फिजिक्स, चैप्टर 1 जिसका नाम है गति। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो गति, देखिए गति किसे कहते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है, यानी अर्थात कोई भी वस्तु है, जैसे ये एक वस्तु है, यदि वस्तु यहाँ से परिवर्तित होकर यहाँ चली जाती है तो उसे गति कहते हैं। यानी अर्थात एक वस्तु ए परिवर्तित होकर यहाँ से यहाँ पर चली गई तो हम इसी को कहते हैं गति। इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा होती है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो इस अवस्था को गति कहा जाता है। अब देखिए गति, हमें लगता है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। वस्तु में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं, वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं भौतिक अवस्था। हमें पढ़ना क्या है इस गति वाले चैप्टर में, हम सबसे पहले वो देखते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था अर्थात दो प्रकार के होते हैं, एक विरामावस्था और एक गतिज अवस्था। विरामावस्था अर्थात स्थिति में बदलाव नहीं होता उसके, लेकिन गतिज अवस्था अर्थात उसके स्थिति में बदलाव होता है। तो और जो गतिज ऊर्जा है वो 5 प्रकार की होती है। पहला एक समान गति, दूसरा असमान गति, तीसरा रेखीय गति, चौथा वृत्तीय गति, पांचवा दोलन गति। हम बारी बारी इसी सबको पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप लोग देखिएगा हमें पढ़ना क्या क्या है, हम स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था दो प्रकार के होते हैं। पहला विरामावस्था, दूसरा गतिज अवस्था। ठीक, विरामावस्था, चलिए अभी हम इसको अलग से फिर से बताएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गतिज अवस्था देखिए कितने प्रकार की होती है। एक समान गतिज, असमान गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, रेखीय गति। यह एक काम कीजिए, अब रेखीय गति पहले लिखिए। रेखीय गति, दोलन गति। ठीक, अब असमान गति देखिए। असमान गति आपकी दो प्रकार की होती है, त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति और मंदन गति। और ये जो रेखीय गति है और दोलन गति, ये दोनों मिलकर दो स्थिति पैदा करते हैं। एक को हम कहते हैं दूरी और दूसरे को कहते हैं विस्थापन। ठीक, अब देखिए यही हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बारी बारी इसी को देखेंगे और इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे।
पहले हम पढ़ेंगे विरामावस्था किसे कहते हैं, फिर गतिज अवस्था किसे कहते हैं, फिर ये गति की सभी समीकरण को देखेंगे, गति के कितने प्रकार, मतलब सभी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर असमान गति कितने प्रकार के होते हैं, त्वरण गति क्या होता है, मंदन गति क्या होता है, फिर रेखीय दोलन गति में दूरी और विस्थापन क्या होता है, और इसी में हम और भी आगे देखेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं विरामावस्था किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं। विरामावस्था, विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था वह अवस्था होती है जब कोई वस्तु, अर्थात एक वस्तु रखी हुई है और दूसरी वस्तु रखी हुई है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन न हो उसमें, तो वह विरामावस्था की स्थिति में होती है। जैसे देखिए, एक वस्तु रखी हुई है ए, एक वस्तु बी रखी हुई है, ठीक। अब ये इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक, यह वस्तु फिक्स है। अब इसकी स्थिति में जो इसकी बीच की दूरी है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। जब इसकी दूरी परिवर्तन नहीं हो रही है, अर्थात यह वस्तु कहीं पर जा नहीं रही है, तो जब जा नहीं रही है अर्थात यह वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में, ठीक। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। विरामावस्था की परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु किसी विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। तो और हम यदि स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है, जैसे समय के साथ एक समय है जबकि यहाँ पर एक वस्तु है इसकी स्थिति के सापेक्ष, और दूसरे ही सेकंड या दूसरे ही घंटे में यह वस्तु यहाँ पर चली आई, तीसरे घंटे में यह वस्तु यहाँ पर चली आई, चौथे घंटे में यह वस्तु यहाँ पर चली आई, अर्थात समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गतिज अवस्था। अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो उसे गतिज अवस्था कहते हैं, और जब कोई वस्तु रुकी रहती है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं, ठीक। और गतिज अवस्था में हमें लगभग मुख्यतः 3 गति पढ़नी है। गतिज अवस्था में कैसे कैसे होती हैं, देखिए हम लोग विरामावस्था पढ़ चुके हैं। चलिए विरामावस्था की परिभाषा हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब कोई वस्तु, या ऐसे लिखिए, कोई वस्तु विरामावस्था में तब होगी जब किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न, अर्थात वस्तु जहाँ पर है वहीं पर रह जाए, लिखते हैं वस्तु जहाँ पर थी वहीं पर रह जाए, क्या कहलाती है हमारी विरामावस्था। ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग पढ़ते हैं गतिज अवस्था। गतिज अवस्था क्या होती है आप लोगों ने समझा भी। इसकी परिभाषा की बात करें तो हम गतिज अवस्था इसकी परिभाषा की बात करें तो जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह स्थिति गतिज अवस्था कहलाती है। अर्थात वस्तु जहाँ पर थी वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक, परिभाषा देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह स्थिति गतिज अवस्था कहलाती है। अर्थात एक वस्तु जहाँ पर ये वस्तु यहाँ पर थी तो ये वस्तु अभी यहाँ पर ना होकर यहाँ पर आ जाएगी तो ये क्या होगा, गतिज अवस्था। और यदि वस्तु यहीं की यहीं पर रह जाए तो वो विरामावस्था कहलाती है हमारी। उम्मीद करते हैं आपको विरामावस्था और गतिज अवस्था समझ में आया होगा अच्छे से। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना से जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। बाकी अब हम देखते हैं गतिज अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। गतिज अवस्था प्रकार नहीं है। प्रकार मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तीय गति, रेखीय गति और दोलन गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु, ये वृत्त है हमारा, यदि कोई वस्तु इस तरीके से गति करता है, जैसे ये वस्तु यहाँ थी, 1 घंटे बाद यह वस्तु यहाँ आ गई, फिर दूसरे घंटे बाद यह वस्तु यहाँ आ गई, 1 आवर 2 आवर, तीसरे घंटे बाद यह वस्तु यहाँ आ गई, चौथे घंटे बाद यह वस्तु यहाँ आ गई, 5वें घंटे बाद पुनः यहाँ आ गई। अर्थात जब यह कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक रेखीय गति करती है, अर्थात एक वस्तु यहाँ पर थी, 1 घंटे पर यहीं पर थी, 1 घंटे बाद यहाँ पर चली आई, फिर दूसरे घंटे बाद यहाँ पर चली आई, अर्थात यह ऐसे गति करती रही है तो इसे हम कहते हैं रेखीय गति। ठीक, और ये ऐसे गति करती है। और दोलन, दोलन देखिए हम लोग कहते हैं कंपन। जब कोई चीज़ कंपित होती है अर्थात कंपन करती है तो जैसे हम इस बोर्ड पर अभी मारते हैं तो वो कंपन कर रही है। कंपन करने का मतलब है कोई वस्तु इस तरीके से चलती है, 1 सेकंड में यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, यहाँ आई, इसी को हम कहते हैं दोलन। जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है,
फिर अपनी स्थिति में जाती है। आप लोग पेंडुलम देखे होंगे, पेंडुलम क्या करती है, दोलन करती है। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी, विरामावस्था, गतिज अवस्था और गतिज अवस्था के प्रकार। अब हमें देखना है मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? मूल भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, अर्थात जिन्हें मापा जा सकता है, वो राशियाँ मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यह मुख्यतः 7 होती हैं और मतलब दुनिया का कोई भी चीज़ हो, हम इन्हीं 7 चीज़ों द्वारा उसे मापते हैं। हाँ, देखिए, मूल भौतिक राशियाँ। इसकी परिभाषा है जिन्हें हम वह राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यह 7 प्रकार की होती हैं, मतलब 7 राशियाँ होती हैं। पहला, लंबाई। दूसरा, द्रव्यमान। तीसरा, ताप। चौथा, विद्युत धारा। पांचवा, ज्योति तीव्रता। छठवां, पदार्थ की मात्रा। और सातवां, समय। देखिए, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। चलिए हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। मूल भौतिक राशियाँ आप लोगों को समझ में आया होगा, वह राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं मुख्यतः: लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और समय। अब हम इन भौतिक राशियों के मात्रक की बात करते हैं। तो हम 7 भौतिक राशियों की बात कर रहे थे। आपके सामने चार्ट बना हुआ है। 7 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी थी? पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई की बात करें, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी अगर हमको मीटर लिखना हुआ, जैसे 75 मीटर, तो हम मीटर न लिखकर इसे क्या लिखते हैं? 75। एम क्या दर्शाता है? हमारा मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और किलोग्राम को हम केजी में, केजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समय, समय को सेकंड में, सेकंड को एस से, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। जबकि ताप को हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन को हम के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं, कैंडिला को हम CD से प्रदर्शित करते हैं।
और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। मोल को हम MOL लिखकर प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा हमें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये रही आपकी 7 मूल भौतिक राशियाँ। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहले सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। अब हम देखेंगे सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें हमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो हमारी सदिश राशि कहलाती है। परिभाषा की बात करें तो परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे अगर हम बात करें अदिश राशि में परिमाण की, तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी किसे कहते हैं? कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये इस तरीके से चलती है और यहाँ तक आती है, तो इसके द्वारा जितना पथ की लंबाई तय की गई है, कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी एक निश्चित दिशा, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। यह एक बार इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर से इधर आई, अर्थात इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं है कि किस तरफ ये जाएगी। लेकिन हाँ, परिमाण है, यहाँ गई, यहाँ पर पहुँची। परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। तो ये क्या हुई? अदिश राशि। और भी अदिश राशियाँ हैं, यहाँ पर देखो, लिखिए। चाल, दूरी, द्रव्यमान और ताप इत्यादि। सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन देखिए, एक अदिश राशि सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु इधर से गई, इधर गई, फिर इधर गई, मतलब यहाँ तक गई, यहाँ आई। विस्थापन होता क्या है? एक वस्तु जो प्रारंभिक छोर है और जो अंतिम छोर है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अर्थात इसकी परिमाण यहाँ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक तो गई, परिमाण भी निहित है। और दिशा देखिए, यहाँ से हमें केवल यहाँ तक की दूरी लेनी है, अर्थात एक दिशा में है, सीधी रेखी दिशा में। विस्थापन क्या हुआ? इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो हमारी यह कौन सी राशि हुई? सदिश राशि। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण इत्यादि। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये रहा आपके सामने। तो हम लोग अब पढ़ेंगे दूरी देख लेते हैं और विस्थापन देख लेते हैं, जो हमको गति के चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में
आपको दो चीज़ें लिखी थी, रेखीय गति और वृत्तीय गति को हम मिलाकर दूरी और विस्थापन में परिवर्तित किए थे, बांटे थे। दूरी क्या होती है, विस्थापन। तो रीडिंग डालिए दूरी। दूरी क्या होती है, एक वस्तु यहाँ पर है, दूसरी या एक व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, इतना जाता है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया। देखो 5 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देखिए अब दूरी क्या होती है, दूरी व्यक्ति द्वारा तय किया गया पथ अर्थात रास्ता, जितना रास्ता तय करता है वह सब रास्ते का योगफल, कितना रास्ता तय किया है सबका योगफल दूरी कहलाता है। सिर्फ 5, 3 इधर, 10 इधर, 15 इधर, 2 इधर, 5 इधर, कुल कितना दूरी तय किया गया, दूरी बराबर तय की गई पथ की लंबाई, किए गए पथ की कुल लंबाई क्या है, 5 + 3 + 10 + 15 + 2 + 5 कितना हुआ, 5 3 8 8 10 18 18 18 2 20 20 5 25 25 35 10 40 40 मीटर टोटल दूरी हुई। ठीक, अब इसी में देखिए विस्थापन क्या होता है। दूरी तो तय किए गए पथ की टोटल लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन जो व्यक्ति जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ पर पहुँचा, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात ये न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अर्थात इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब पढ़ेंगे कल।